औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम क्लास सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की कोर्स शुरू करने वाले हैं। साथ साथ हम 10th वाली भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो इसकी आउटलाइंस अब द कोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह ये चैप्टर्स इस कोर्स में मौजूद है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे साथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Electrostatics is defined as the study of charges at rest is called electrostatics. As the charges produce electric current, so we can also say that the study of electricity at rest. Static means rest, electro means charges. So the charges at rest is called electrostatics. Charge, what is charge? Charge is defined as the efficiency or deficiency of electrons in a body. एक मैटर में, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादती को हम चार्ज कहते हैं, जिससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है उस बॉडी पर, तो इसको हम चार्ज कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर ले, यानी हाउ टू डिफाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज, तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके साथ पैदाइश से है, यानी किसी वजह से ही इस पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये पैदाइश से ही इस पर मौजूद है। तो इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चार्ज को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्ज करें हमने एक बॉडी पर चार्ज इंड्यूस कर दिया, यानी एक बॉडी पर चार्ज आ गया, तो ये चार्ज कैसी आ गया है इस पर, तो इसके लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी एक ऐसी एनर्जी जो इस एटम्स, इस मैटर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, तो इस पे चार्ज आएगी। अगर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि हर मैटर कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल तादाद में। इसमें कंसिस्ट होता है, उसमें ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद सेम। इलेक्ट्रॉन की चार्ज चूँकि नेगेटिव है और प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, तो लिहाजा अगर किसी मैटर से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और प्रोटॉन एक्सेस हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर डोमिनेंट होंगे और वो अपना चार्ज शो करेगा, यानी पॉजिटिव शो करेगा। और जब हम किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसी से इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपना चार्ज शो करेगा, यानी अपना नेगेटिव चार्ज शो करेगा। लेकिन ये बात याद रख लें कि एक मैटर पर हम जो चार्ज इंड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करते हैं, यानी उसको में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चूँकि हम आधा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते या 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, तो लिहाजा एक मैटर पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा से मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, और इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी एक मैटर पर हमेशा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मल्टीपल आएगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मकदार है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की
एसआई यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर हम एक मैटर पर चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू NE। इस इक्वेशन में Q चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड और लीव्ड द मैटर एंड E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इस इक्वेशन से हम चार्ज मालूम करेंगे बॉडी पर। जब एक बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो वो अपनी इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन प्रोड्यूस करता है जिसमें वो एक और चार्ज बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अप्लाई करता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को क्वांटिटेटिवली, इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मकदार अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स की कितनी होगी, तो ये हम कूलम्स लॉ की मदद से फाइंड करते हैं। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी अगर दो पॉइंट चार्जेस हों, दो पॉइंट चार्ज हम उस चार्ज को कहते हैं जो एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उस चार्ज की साइज़ बहुत छोटी हो तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये ला ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हों तो उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। वो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स उन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिलेटेड है, यानी अगर प्रोडक्ट से बड़ी वैल्यू आती है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर इस प्रोडक्ट से छोटी वैल्यू आती है तो ये फोर्स कम होगा। और इनवर्स रिलेटेड है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर हम उसको स्क्वायर कर ले और इससे ज़्यादा वैल्यू आती है तो फोर्स कम हुआ, और अगर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से कम वैल्यू आती है तो फोर्स ज़्यादा होगा। कंसिडर कर ले हमारे साथ दो चार्जेस है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस कूलम लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो हम ये इस तरह लिखेंगे कि फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और सेकंड सेंटेंस के मुताबिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फर्ज करें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। चूँकि मैथमेटिकल रूल्स है कि जब प्रोपोर्शनलिटी एक जगह में आती है तो अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो इसलिए हम इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी की जगह एक कांस्टेंट पुट करेंगे, के कांस्टेंट पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसमें के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इस के की वैल्यू डिफरेंट है द मीडियम इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसी पर इस के की वैल्यू डिफरेंट है। कुछ मीडियम में ये फोर्स इजीली ट्रांसमिट कर जाते हैं और कुछ मीडियम में ये फोर्स इजीली ट्रांसमिट नहीं की जाती। तो जिस मीडियम में ये फोर्स इजीली ट्रांसमिट हो सकती है तो उसके लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसमें ये इजीली ट्रांसमिट नहीं हो सकती तो उसी के लिए के की वैल्यू कम होगी। के मैथमेटिकली बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और 4 पाई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है, वो है
8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। ये बहुत कम वैल्यू है। अदर मीडियम्स की परमिटिविटी इससे ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम एयर को फ्री स्पेस को या एयर को हम रिप्लेस कर ले किसी दूसरी मीडियम से, वुड से या वाटर से या किसी और पेपर से, तो उस वक्त परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जैसा कि k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन से क्लियर है कि k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है तो k की वैल्यू कम हो जाएगी। अब चूंकि k की वैल्यू कम आ गई तो इक्वेशन f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन से साफ जाहिर है कि f और k एक दूसरे के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली। अगर k ज़्यादा है तो f ज़्यादा होगा, और अगर k की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। चूँकि यहाँ पर k की वैल्यू कम आ रही है दूसरी मीडियम इंसर्ट करने से एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस, अगर हम दूसरा मीडियम इंसर्ट कर लें तो k की वैल्यू कम आती है। तो लिहाजा यहाँ पर k वैल्यू कम हो गई तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यानी अगर हम एयर को रिप्लेस कर ले और कोई और मीडियम इंसर्ट कर ले तो उस मीडियम की वजह से दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चूँकि एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है 8.85 मल्टीप्लाइड इंटू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको k की इक्वेशन में फुट कर ले k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा फ्री स्पेस के लिए 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यही इक्वेशन हम ये k की वैल्यू हम फ्री स्पेस के लिए कूलम लॉ में यूज़ करेंगे। कूलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जांपल भी है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ में हर एक्शन के लिए एक अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन होता है। तो सिमिलरली अगर दो चार्जेस है, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अप्लाई करता है तो वो दूसरा वाला भी इस फर्स्ट वाले पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अप्लाई करेगा। F12 फोर्स ऑफ वन चार्ज ऑन द अदर, ये बराबर होगा F21 के मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी नेगेटिव हम पुट करेंगे F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21। इस कूलम लॉ को हम एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ कर सकते हैं। कूलम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्ज करें चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसकी फोर्स वेक्टर फॉर्म में होगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड टू आर यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 आर के एफ यूनिट वेक्टर है फ्रॉम 2 to 1 डायरेक्शन में। तो ये कूलम लॉ का एक वेक्टर फॉर्म है। It should be remembered that our unit vector from 1 to 2, from charge 1 to 2 is equal but opposite in direction to our unit vector from 2 to 1. Mathematically r1 2 unit vector is equal to minus r21 unit vector है। चूँकि r unit vector बराबर है r वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सो अगर हम इसको न्यू कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म में पुट कर ले तो हमारे साथ बनेगा f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह हम r वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो हमारे साथ आएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो ये भी वेक्टर फॉर्म है कूलम लॉ के। नेक्स्ट हमारे साथ है कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया। यानी अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर ले तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी कह दिया कि k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और फ्री स्पेस। तो अगर एक और मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो
तो हम के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन लिखेंगे। इसमें एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होगी। तो हमारे साथ कूलम्ब फोर्स बनेगा F फॉर द मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और ये एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन पर असर होता है। तो इस मीडियम की इस प्रॉपर्टी को जो इलेक्ट्रिक फोर्स पर असरअंदाज होती है, तो इसको हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कह सकते हैं। या दूसरी सेंस में हम ये कहेंगे, क्योंकि मीडियम एटम्स पर मुश्तमिल होगा, तो जब और एटम में अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की शक्ल में, तो अगर हम इसको दोनों चार्जेस के दरमियान इंड्यूस कर ले, तो इन दोनों चार्जेस का अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स इस मैटर के अंदर चार्जेस पर भी अप्लाई होगा। तो जब ये फोर्स इस पर अप्लाई होगा, तो इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अरेंज हो जाएंगे एक ख़ास अंदाज में, और उस अरेंजमेंट से उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इसकी वजह से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कमी आएगी, और इस कमी से दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम एक ऐसा मटेरियल इंट्रोड्यूस कर ले कि जिसकी परमिटिविटी हाई हो, तो वो फोर्स पर ऐसा असरअंदाज होगा कि ये फोर्स डिक्रीज़ करेगा। अब फोर्स कितना कम होगा एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस, तो इसको आसानी के साथ कैलकुलेट करने के लिए हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दो परमिटिविटीज़ के दरमियान रेशो है, एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और दूसरा है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम to the permittivity of a free space is known as relative permittivity. Mathematically, relative permittivity ER बराबर है permittivity of the medium E epsilon divided by epsilon naught. Epsilon R is equal to epsilon divided by epsilon naught. From this equation, it is clear that as the unit of epsilon and epsilon naught are the same, so they will cancel with each other. So there is no unit left for the relative permittivity. So we can say that relative permittivity is a dimensionless constant, and its value is always greater than 1, because permittivity of a medium is greater than permittivity of free space. Any medium has higher permittivity than free space, so greater thing divided by small thing will give us always greater than 1. So the relative permittivity of a medium is always greater than 1. इस इक्वेशन से हम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इस तरह निकालेंगे, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसको हम अगर इक्वेशन में पुट कर ले, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस पर मीडियम, इस इक्वेशन में F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर हम एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, तो हमारे साथ बनेगा F force for the medium is equal to 1/4 epsilon naught into relative permittivity into Q1 Q2 divided by R square। इसमें 1/4 epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, चूँकि फोर्स फॉर द फ्री स्पेस है, तो हम इस तरह लिखेंगे फोर्स फॉर द वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम इंसर्ट करने से फोर्स पर जो असर होता है वो इस इक्वेशन से
बनता है। अगर एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर की हमें वैल्यू मालूम हो, यानी डायरेक्ट कांस्टेंट हमें मालूम हो, तो हम इससे मालूम कर सकते हैं कि फोर्स पर कितना असर होगा। Students, that was all about the Coulomb law. We'll meet you in the next video. So stay connected, thumb up and subscribe. Goodbye.